हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये बहुत सुंदर सी दुनिया देख पाते हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये सुंदर सी आंखें, इट इज डोर टू द वर्ल्ड। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से हम सारी दुनिया को देख पाते हैं, है ना। कैसे हम देख पाते हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है विजन का। अभी मैंने आपको ये बता दिया, आईज अमेजिंग है। आप भी समझ गए, आईज आर अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। आप बिल्कुल कुछ मिलीमीटर से लेके और जो स्काई में हंड्रेड्स किलोमीटर दूर चीजें हैं वो देख पाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देती है ऑब्जेक्ट को हमारे लेंस पे। ठीक है, लाइट आई, हमारा आई का जो लेंस है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो रेटिना है, जो आगे हम ये सारे पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, रेटिना एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट की। अब जो रेटिना पे इमेज बनी, वो इमेज करेक्ट करके कौन दिखाएगा? कंट्रोल सेंटर कौन है हमारी बॉडी का? ब्रेन। तो ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको करेक्ट करके हमें इरेक्ट इमेज शो करता है। यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, रोड एंड कोन सेल्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे जो ब्रेन से हमें मिले या ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन गई, उसको इमेज बना के ये रोड और कोन सेल की हेल्प से डिम और ब्राइट लाइट में दिखाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके कौन जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाती है ये नर्व, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। आपने सुना होगा जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना। अब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर देगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमें इस तरह से करेक्शन करके दिखा देगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे सबसे पहले आपको कॉर्निया, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, आइरिस, आई लेंस जो होल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ दी सिलरी मसल्स एंड लिगामेंट्स। पीछे का जो टू थर्ड पोर्शन है उसको हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे भी एक दूसरा फ्लूइड भरा होता है विच इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। तो आगे की तरफ जो फ्लूइड है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और पीछे की तरफ जो लिक्विड भरा होता है दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर फ्रंट साइड में, एंटीरियर साइड में, विट्रस ह्यूमर पोस्टीरियर साइड में। ऑप्टिक नर्व जो मैसेज लेके जाती है टू द ब्रेन, और वो पॉइंट, वो पार्ट जहां से एंटर करती है ऑप्टिक नर्व, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती एंड दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है बच्चों? एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी वही पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर को दिखाने का तरीका अलग है। अब एक एक चीज आपके लिए डिस्कस करते हैं। ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज स्क्लेरा। तो यहां से हम शुरू करते हैं। स्क्लेरा क्या है? ठीक है, ये ऊपर का जो पार्ट है, ये एक टफ व्हाइट स्किन का टिश्यू है जो हमारी पूरी की पूरी आईबॉल को कवर करता है एक्सेप्ट द कॉर्निया। जो फ्रंट बल्जिंग पार्ट है उसके अलावा सारी की सारी आई को जो व्हाइट पार्ट कवर करता है दैट इज नोन एज स्क्लेरा। तो इट इज व्हाइट ऑफ द आई, अटैचमेंट करता है, सपोर्ट करता है मसल्स के लिए। आई बॉल को सपोर्ट करता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए। उसके बाद जो ये बाहर का पार्ट है ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज कोरोइड। जो पोस्टीरियर पीछे का जो सारा पार्ट है, ये वाला एंटीरियर पार्ट तो क्या हो गया? ये एंटीरियर पार्ट तो क्या बना देगा? स्क्लेरा। जो पीछे का सारा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? कोरोइड। पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आगे का जो हिस्सा है ये इस तरह से आ रहा है, तो आगे का जो पार्ट है वो तो स्क्लेरा है, और पीछे का सारा हिस्सा क्या है? कोरोइड। या कह सकते हैं कोरोइड का आगे का जो पार्ट है 1/6 पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करेंगी। और ये पार्ट क्या है? इट इज अ डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर। ठीक है, यहाँ पे लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, और जो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं रेटिना में उनको स्टिमुलेट कर देती है, और वो लाइट एब्जॉर्ब कहाँ होगी? इस पार्ट में। कोरोइड एब्जॉर्ब द लाइट रेज। एब्जॉर्प्शन जो होता है
लाइट रेज का, वो कहाँ पे होता है? कोरोइड पार्ट में। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में स्क्लेरा और कोरोइड पार्ट नहीं दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से चीजें बदल रही है, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ रही है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। कॉर्निया, क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, ठीक है। ये क्या करती है? लाइट, आई में लाइट की एंट्री को अलाउ करती है, एक फिक्स लेंस की तरह काम करती है। कॉर्निया के बारे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एवेस्कुलर पार्ट है। एवेस्कुलर का मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल है बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं है। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच absorbs oxygen directly from the atmosphere, directly from the atmosphere, clear। इसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज आयरिस, जो कलर प्रोवाइड करता है आई को। आपने देखा होगा किसी की ब्लैक आईज होती है, किसी की ब्राउन आईज होती है, किसी की ग्रीन आईज होती है। तो ये कलर पार्ट है आई का, जो लाइट को कंट्रोल करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है दैट इज आइरिस। आइरिस के बाद एक जो बिल्कुल ब्लैक होल जो पॉइंट है आइरिस में, ठीक है, वो क्या करता है? ये हमारे लाइट आई को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट। जब लेस लाइट होगी या हमें कम लाइट में देखना है, तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो कम लाइट एंटर करेगी। और जब ब्राइट लाइट होगी तो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो डायलेट हो सकता है ये, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, डायलेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो प्यूपिल का जो साइज है कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस मसल्स, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने बात करी स्क्लेरा की, फिर कोरोइड की, ये बाहर की लेयर्स है। उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेंस की तरह, फिक्स लेंस की तरह काम करता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती और ऑक्सीजन डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, इसके लिए इसका ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल है। उसके बाद अगला पार्ट है आइरिस, कलर पार्ट जो आई का है, जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आई में एंटर करेगी। उसके बाद आइरिस के बाद प्यूपिल आ जाता है, आइरिस का ही सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल होता है प्यूपिल का साइज बाय आइरिस मसल्स। अगला जो पार्ट आ जाता है दैट इज लेंस, जिसको आप क्रिस्टलाइन लेंस भी कह सकते हैं। प्यूपिल के पीछे के जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आई लेंस। ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये हमें नियर और फार, पास और दूर की चीजें देखने में हेल्प करता है। एंड इट इज हेल्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ दीज सिलरी मसल्स। यहाँ पे ये सिलरी मसल्स हैं जो उसको एक पोजीशन में रखने में हेल्प करती है। यहाँ पे साथ साथ में लिगामेंट्स भी होते हैं जो उसको फिक्स पोजीशन में रखते हैं, सिलरी मसल्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है जी। यहाँ तक इस पार्ट में, ये आगे का हिस्सा, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर रिप्लेस हो सकता है, बार बार बनता रहता है, लाइफ टाइम बनता रहता है हमारी बॉडी में, आईज में। पीछे का साइड जो है, जो रेटिना कवर करता है, वहां पे विट्रस ह्यूमर भरा होता है, ये जेली लाइक होता है। ये अगर लॉस्ट हो जाए ये दोबारा नहीं बनता, ध्यान रखना। तो ये पीछे का जो सारा हिस्सा है वो क्या है? रेटिना। रेटिना क्या बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा क्या करता है कि भैया जो लाइट वेव है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाएगा? ब्रेन सेल तक, सॉरी ब्रेन तक। अब ये वो पार्ट है, ऑप्टिक ना वो पार्ट है, हम कह सकते हैं कनेक्शन है बिटवीन रेटिना एंड ब्रेन। रेटिना और ब्रेन के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे रेटिना में दो तरह की सेल्स है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स का नंबर 120 मिलियन तक हो सकता है, जबकि कोन सेल्स सिर्फ 6 मिलियन होते हैं। तो रोड देखो, बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है कई बार बच्चों को, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। रोड कब दिखाई नहीं देता? डार्क में या डिम लाइट में। तो डिम लाइट में देखने के लिए हमें क्या चाहिए? रोड सेल्स चाहिए। कौन? कि भैया जब लाइट ब्राइट होती है तो हमें आदमी दिख जाता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? कौन है भाई? तो कौन ब्राइट। रोड कब नहीं दिखता? डार्क में, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
अब ब्लड सप्लाई भाई कॉर्निया में तो चलो ब्लड सप्लाई नहीं है, बाकी आई को ब्लड सप्लाई कैसे होती है? अब यहाँ पे जो सिलरी आर्टरीज होती है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है आई को, ठीक है। ये पार्ट अगर आपको याद ना रहे तो भी आपका काम चल जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर याद रह जाए तो सिलरी आर्टरीज और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है टू द आई। अब जो कनेक्शन था दोनों के बीच में वो क्या था? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किसके बीच में कनेक्शन था जी? कनेक्शन था सर, ये किस किस के बीच में था? अरे सर हम तो भूल गए बेटा, ऐसे भूलोगे तो कैसे पार? रेटिना और ब्रेन के बीच में। रेटिना में क्या थी? रेटिना के पास कैसे सिग्नल थे? लाइट। और यहाँ पे ब्रेन में कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ब्रेन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। अब इसके जो साइड वाला पार्ट था जहाँ पे वो आई में एंटर करती है, वो मैंने बताया था क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, याद रखना, नो इमेज इज फॉर्म, ठीक है जी। अब रेटिना ने बनाई इन्वर्टेड इमेज, उस इन्वर्टेड इमेज की इंफॉर्मेशन कहाँ पे पहुंची जी? वो पहुंची ब्रेन के पास, तो ब्रेन इसको सीधा कर देगा, अपराइट कर देगा, तो अपराइट इमेज बनेगी ब्रेन की हेल्प से, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास, और हम उस ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। स्क्लेरा, कोरोइड, राइट, उसके बाद कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द आई। अब सॉलिड स्फेयर नहीं है, हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती हमारी आई बॉल, ठीक है ना। और यहाँ पे दो कैविटीज प्रेजेंट हैं, मैंने बताया था अभी आपको, एंटीरियर कैविटी और पोस्टीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर भरा होता है। पोस्टीरियर कैविटी जो बड़ा एरिया था, बड़ा वाला पार्ट था, है ना, बड़े वाला हिस्सा, आई के स्ट्रक्चर याद है ये वाला। एंटीरियर में एक्वस ह्यूमर था, पीछे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे क्या है? विट्रस ह्यूमर। पीछे की साइड क्या है? विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, लार्जर देन द एंटीरियर, एंड यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या कह देते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक होता है, मैंने बताया था, 99% वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, और इसकी वजह से आईज में जो प्रेशर होता है जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो इंट्राओक्यूलर आंखों में जो प्रेशर होता है 16 टू 20 मिलीमीटर ऑफ एच जी, एच एच एम जी, उसको मेजर करने की यूनिट होती है। अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इससे 20 mm ऑफ एच जी से हो जाए, तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है, आई डिफेक्ट होता है, जिसको ग्लाइकोमा कहते हैं, ठीक। लेकिन नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमारी आईज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया। आपने देखा होगा खेलते हुए, या किसी को किसी भी रीजन से चोट लगती है तो साइड में लग जाएगी, आई आईब्रो पे लग जाएगी, आई ऑर्बिट में लग जाएगी, लेकिन आई रेयरली डैमेज होती है। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ आईलिड्स, ठीक है। आईलिड्स प्रेजेंट होती है, उसके बाद आई लैशेज होती है, आईब्रो होती है, ठीक है, अपर और लोअर आईलिड है ये, यहाँ पे आई लैशेज है ये, उसके बाद लैक्रिमल एपरेटस है, और एक्सट्रिंसिक आई मसल्स है। तो ये चीजें तो तीनों आपको पता है, आईलिड, आई लैशेज और आईब्रो क्या होती है। आपको पता नहीं है लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल जो एपरेटस है वो स्ट्रक्चर है जो टीयर प्रोड्यूस करती है, टीयर प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ लैक्रिमल एपरेटस। टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, एंड दिस लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, दिस इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, इसलिए आंखों के बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो कभी कभी आंसू आना अच्छी बात होती है, आंसू आते रहने चाहिए, ये नहीं कि रोना आए तो ही आंसू आते हैं, ये नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, ठीक है जी। तो दो आर्क ब्रेजेस है, ये आपको पता है, आईलिड्स मूवेबल फोल्ड्स हैं टिश्यू के अबो एंड बिलो द आई, यहाँ पे हेयर्स होते हैं जिनको हम आई लैशेस कह देते हैं। कंजक्टिवा, एक इन्फेक्शन हो जाता है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ आईज, तो वो इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन है जो आईलिड के साथ में प्रेजेंट होती है, आई बॉल के सामने, है ना, जहाँ पे हाईली वेस्कुलर कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसके इन्फेक्शन की कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
अब लिगामेंट्स कौन से हैं? लैक्रिमल अपैरेटस के साथ-साथ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे प्रेज़ेंट है और इसकी डक्ट मिला के लैक्रिमल सैक, ये सारी स्ट्रक्चर मिलके क्या कहलाती है? लैक्रिमल अपैरेटस कहलाते हैं। ये ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रीट करते हैं टीयर्स, जिसमें मेनली वाटर होता है, सोल्ट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होती हैं। लाइसोजाइम, बैक्टीरिसाइडल या एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेज़ेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर, 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 क्लियर। राइट। तो देखो ये किस तरह से आइरिस काम करता है। ब्राइट लाइट में आइरिस रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। डिम लाइट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो दो लाइट के केस में डार्क में क्या होगा, लाइट में क्या होगा, किस तरह इसकी पोजीशन चेंज होती है, यू कैन सी। तो हमारा प्यूपिल काम कैसे करता है, हमारा प्यूपिल कैसे काम करता है? अब जो आइरिस है वो प्यूपिल को या तो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या एक्सपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड। अगर लाइट है ब्राइट, देखो लाइट है ब्राइट, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो कम लाइट एंटर करेगी, सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। जब लाइट है डिम तो आंखें चौड़ी करनी पड़ेगी, आइरिस एक्सपेंड कर देगा प्यूपिल का, जिससे कि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। आपने मूवी हॉल में जब जाते हो तो क्या होता है, जब मूवी खत्म होती है और एकदम से आप बाहर आते हो ब्राइट सनलाइट में, तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डार्क से ब्राइट में आए, ठीक है ना। और जब एंटर करते हो सिनेमा हॉल में तो क्या होता है, बाहर से ब्राइट लाइट से आप डिम लाइट में गए, तो आपको कुछ टाइम तक, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ देर के बाद आपको चीजें दिखाई देने लगती है। तो जो साइज है उस अपर्चर का कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। क्लियर है? अब ये जो एडजस्टमेंट है आई की, वो पावर क्या कहलाती है? वो कहलाती है पावर ऑफ अकोमोडेशन की एबिलिटी है हमारे आई लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फोकल लेंथ पढ़ चुके हैं अच्छा डिटेल में, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जब सिलरी मसल रिलैक्स करेंगी तो ये आई लेंस थिन हो जाएगा। सिलरी मसल रिलैक्स करेंगी तो आई लेंस हो जाएगा थिन। एक सेकंड, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और हम दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। जब आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी सिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आई लेंस हो जाएगा थिक, इस तरह से। फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो हमारे पास की चीजें दिखेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन से पास की चीजें दिखेंगी, रिलैक्सेशन से दूर की चीजें दिखेंगी। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी यार। तो अकोमोडेशन इज द प्रोसेस बाय विच आईज लेंस एडजस्ट इट्स शेप टू फोकस ऑन नियर और फार ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, स्फिंक्टर का मतलब एक एक अपर्चर की तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पे थिन हो जाएगा तो जो सस्पेंडरी लिगामेंट्स हैं वो टाइट हो जाएंगे। अगर ये थिक हो जाएगा तो सस्पेंडरी लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे? ढीले हो जाएंगे। देखो पतला होगा तो टाइट, उसको खींचना पड़ेगा सस्पेंडरी लिगामेंट को, और थिक हो गया तो सस्पेंडरी लिगामेंट की जगह कम हो गई क्योंकि लेंस थिक हो गया। देखो ये मान लो दूर का ऑब्जेक्ट है तो सिलरी मसल रिलैक्स है, सस्पेंडरी लिगामेंट से रिड्यूस हो गए साइज। क्लोज फोकस है तो सस्पेंडरी लिगामेंट से, सॉरी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह से आप पोजीशन के हिसाब से चीजों को देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में इसलिए बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एग्जाम में नहीं भी आ रही कुछ चीजें, लेकिन आपको अपनी बॉडी के बारे में तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब देखो दोनों पोजीशन में बार बार आपको बता रहा हूँ, दूर की चीजें हैं तो सिलरी मसल्स रिलैक्स, ठीक। पास की चीजें तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस वाइडन थिक, पास की चीजों के लेंस थिन, नियर ऑब्जेक्ट्स लेंस थिक मोक आउट, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। दूर की चीजें सिलरी मसल्स रिलैक्स, लेंस थिक और लेस काउट। इसको पढ़ो। इन ऑर्डर फॉर यू टू सी द क्लियरली द लेंस ऑफ द आई हैव टू चेंज शेप, ठीक है ना। अपनी पोजीशन चेंज करना जरूरी हो जाता है इसके लिए। चलिए, रेंज ऑफ विजन, फिर से एनसीईआरटी फोकस चीजें आ गई। अब नियर पॉइंट, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए, और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। आप कोई बुक लीजिए और अपनी आईज के पास ले जाइए, अगर 25 सेंटीमीटर से पास हम ले जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे बेटा, ठीक है ना।
और फार पॉइंट वो डिस्टेंस, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो ये तो इन्फिनिटी है नॉर्मल आई के लिए। हम चांद, तारे, सूरज सब देख लेते हैं, तो इन्फिनिटी तक पहुंच गए हम तो, है ना। तो कैसे होता है ये हमारे इस ब्यूटीफुल आई की फंक्शनिंग की वजह से होता है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस आईज में, विजन में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो अब उनकी बात करें। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। देखो उल्टी है चीजें, ध्यान देना, उल्टी है चीजें। मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, कि पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। पार नियर साइटेडनेस है मायोपिया, पास की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही। नॉर्मल आई में क्या होता है? इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। मायोपिया में क्या होगा? इमेज बन जाएगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, पहले ही बन जाएगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये यहाँ से आया, यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी मायोपिया में। तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन बी यूज्ड। तो देखो यहाँ पे मायोपिया में क्या क्या हो रहा है? इमेज रेटिना से पहले बन रही है, ये रेटिना है, रेटिना से पहले इमेज बन गई। करेक्शन में क्या करते हैं? ये कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ हमने यूज कर दिया, जिससे इमेज कहाँ बन गई अब? रेटिना पे, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ गई? तो मायोपिया, नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। तो कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, सुटेबल पावर कैन बी यूज टू करेक्ट इट। तो आपको ये डायग्राम, एक तो डिफेक्टेड आई, सॉरी सबसे पहले नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का बनाना होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर डिफेक्टेड आई मतलब मायोपिक आई, और फिर करेक्टेड आई, ये वाला। इसके बीच में नॉर्मल आई का और बनाना है ऊपर आपको। ठीक, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, कि नियर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल और नॉट, नहीं, नियर ऑब्जेक्ट्स आर, सॉरी ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गई? हमें पता है इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बन जाती है, इमेज बिहाइंड द रेटिना। तो वहां पे कॉनकेव लेंस यूज किया था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन बी यूज टू करेक्ट इट। ठीक, तो नियर साइटेडनेस में और फार साइटेडनेस में फर्क पड़ता चल गया। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम, ये क्या है? मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं? चलो, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? बोलो फटाफट। मायोपिया इज आल्सो नोन एज, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर या फार? नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। सो नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के बजाय, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? इसका रीजन क्या है? कि जो फार पॉइंट था, जो इन्फिनिटी था, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है। तो करेक्शन क्या है? कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा एट फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक। तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा? दूसरी कंडीशन है, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो नॉर्मली कहाँ बनती है? रेटिना पे। लेकिन इसके केस में अभी मैंने बताया बिहाइंड द रेटिना। तो कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी हो गया था। यहाँ पे क्या होगा कि कॉनकेव लेंस की वजह से, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या, कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ बेटा, आपको वही करना है, ये तीनों डायग्राम आपको क्रिस्टल क्लियर, रिपीटेशन होना चाहिए, आप प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, ये दो तो बहुत कॉमन डिफेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ और डिफेक्ट्स भी हैं आई के। अभी देखो, आपके लिए इससे बेटर फॉर्म में चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे आप कुछ पढ़ पा रहे हो नियर विजन में, बुक में कुछ नहीं समझ में आ रहा, ब्लड विजन है, लेंस कैसा है देखो, कैसा है? थिन है ना लेंस, इसलिए जो इमेज है कहाँ बन रही है? बिहाइंड द रेटिना। लेकिन जैसे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, थिक हो गया,
लेंस, तो जो शार्प विजन है वो कहाँ बन रही है इमेज, ऑन द रेटिना। ठीक है, क्लियर। तीसरा जो डिफेक्ट है दैट इज प्रेस बायोपिया। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको विजन 40 भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज विजन 40। 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, कि जो आई लेंस है हमारी आई का, उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो कुछ केसेस में नियर पॉइंट या नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, कुछ में फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, और कुछ लोगों में ना नियर दिखते ना फार ऑब्जेक्ट्स दिखते। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में भी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। इट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, क्योंकि जो लेंस है वो एज के साथ साथ हार्ड हो जाता है, जो सिल्वरी मसल्स है वो एडजस्ट नहीं कर पाती, इलास्टिसिटी धीरे धीरे लूज होने लगती है। तो अगर नियर और फार दोनों जगह की चीजें नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बाईफोकल लेंसेज आर यूज, बाईफोकल लेंसेज आर यूज। ठीक, तो उसमें क्या होगा, सिंगल विजन लेंस कि या तो मैंने बताया कि या तो पास की या दूर की, बाईफोकल में डिस्टेंस और नियर। ठीक है, तो कॉनकेव इसमें ऊपर होता है, याद रखना, कॉनकेव इसमें ऊपर होगा और कॉन्वेक्स नीचे होगा। पहले यहाँ इस तरह से सर्कल बने होते थे, नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता था, ऊपर कॉनकेव लेंस होता था। प्रोग्रेसिव लेंस में आजकल क्या होता है, प्रोग्रेसिव लेंस में आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो पार्टीशन नहीं होता इनमें। चौथा डिफेक्ट है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, एज रिलेटेड कैटरेक्ट्स भी होते हैं, क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस, जिसकी वजह से जो हमारी विजिबिलिटी, देखिए जो आई लेंस है यहाँ पे क्लाउडिंग होगी। तो सर्जिकल रिमूवल इसका बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है ना, और आजकल आर्टिफिशियल लेंसेज आते हैं, तो उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी भी मैंने बताया था, यंग वंस में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, एजिंग मतलब ओल्ड एज। तो ये चार डिफेक्ट हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट। अब हमारे दो आंखें क्यों हैं, एक आंख से भी तो काम चल सकता है, या जो सिंगल आइड पर्सन होते हैं, क्या उनके विजन में कोई प्रॉब्लम होती है, बाइनोकुलर विजन क्यों होता है हमारा, सीधी सी बात है बच्चों, बाइनोकुलर विजन जो है वो ब्रॉडर रेंज प्रोवाइड करता है व्यू की। ठीक है ना, डेप्थ परसेप्शन, किसी चीज को ज्यादा डिटेलिंग में हम एनालाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब रिडेंसी क्या होती है, मैंने बताया था ना, अगर एक आंख डैमेज हो दूसरी विजन को मेंटेन कर सकती है। देखो लेफ्ट आई का व्यू इतना है अगर एक आंख हो, तो राइट का ये है, लेकिन अगर बाइनोकुलर हो जाता है तो रेंज बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। एक आंख से देखेंगे तो सिर्फ 130 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन दोनों आंखों से देखते हैं तो ये विजन रेंज कितनी हो जाती है, 200 डिग्री। इसलिए बाइनोकुलर विजन इज मोर बेनिफिशियल टू अस एज कंपेयर टू मोनोकुलर या सिंगल आई। आई डोनेशन बहुत, वो कहते हैं ना, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद आंखें दान। आई डोनेशन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, कोर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल है, मैंने रीजन बताया था, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स है नहीं होती। लेकिन आप जाने के बाद किसी इंसान को रोशनी देके जा सकते हो, आंखों की रोशनी दे जा सकते हो। ठीक है, एक आदमी दो लोगों को रोशनी दे सकता है, क्योंकि दो इंसानों में एक एक आंख को सर्जिकली इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आई की बात। इसके बाद इस चैप्टर में एक और पार्ट है, कोई बता सकता है क्या पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म दिखा दे रखा है आपको, ग्लास की स्लैब होती है ट्राइंगुलर शेप की। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे है, आपने पढ़ी है ऑलरेडी। ठीक है, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो क्या है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला क्या हो गया, ये रे क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसका एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद ये बाहर निकलेगी फिर से एयर में, तो वो क्या होगी, इमरजेंट रे, और उसका एंगल ई क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। लेकिन अगर ये डेविएट नहीं होती तो इसी पाथ के थ्रू चल जाती, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डी। और एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि तीन एंगल है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यही मेंशन की। अब लाइट, अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डाला जाता है तो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में
टूट जाती है, और वो प्रोसेस कहलाती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। विबग्योर आपको याद होगा, विबग्योर वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो वायलेट सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर, और ये जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है, बैंड है, वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, या विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको, विजिबल स्पेक्ट्रम। नॉर्मली इसकी रेंज होती है 400 से 900 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर। लेकिन अगर दो प्रिज्म हम एक सीधा रख दें और एक उल्टा रख दें तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। ये व्हाइट लाइट थी, ये रिफ्रैक्शन हुआ, दोबारा से इमर्जेंट रे आई, और इमर्जेंट रे फिर से प्रिज्म में चलेगी, तो ये जो स्पेक्ट्रम की बजाय हमें वापस से व्हाइट लाइट मिलती है स्क्रीन पे, दैट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेशन। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक कार्डबोर्ड लीजिए, सर्कल में उसको काट के उसके ऊपर 7 कलर्स पेंट कर दीजिए 7 स्ट्रिप्स में, और उसको हाई स्पीड पे रोटेट करो तो वो व्हाइट अपीयर होता है, और इसको कहते हैं न्यूटन्स डिस्क, दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क, दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। क्लियर? चलो जी, उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन। ए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज प्रिज्म। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। अब रेनबो क्या है? रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में रेन के बाद होती है, रेन शावर के बाद होती है। उसका रीजन वही है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ कौन सी लाइट? सनलाइट। प्रिज्म वहां पे क्या है, मैंने अभी बताया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज प्रिज्म, है ना। नेचुरल प्रिज्म हो गया जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो रेनबो हमेशा कहाँ बनता है? सन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट एक पर्टिकुलर कलर को डिस्पर्स करती है, तो मैनी वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए रेनबो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि लाइट रिफ्रैक्ट होगी जब एंटर करेगी वाटर ड्रॉपलेट में, और डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्स कर देगी सनलाइट, और इंटरनल मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के रेनबो बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के रेनबो बनते हैं, याद रखना। तो डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग ड्रॉपलेट से हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, एंड इट इज नोन एज अ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब एक और प्रोसेस होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसकी वजह से लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो जाना, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसका एग्जांपल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर और जो डेंसिटी है डिफरेंट लेयर्स की एटमॉस्फेयर में, वो अलग अलग होती रहती है क्योंकि वहां पे डिफरेंट मीडियम्स है। अब जो दूर के स्टार्स हैं वो एज ए पॉइंट सोर्स हमें दिखाई देते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जब वो स्टार लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शंस होते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहते हैं, रेयर डेंसर डेंसर रेयर अलग अलग मीडियम्स में होती हुई वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और इसकी वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है वो ना दिखती है हमें, क्या दिखती है? अपरेंट पोजीशन दिखती है स्टार की, और दे अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आ जाए तो एज इट इज आप लिख देना, ठीक है, एज इट इज आप लिख देना। इसी तरह एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कि एक्चुअल सनराइज या एक्चुअल सनसेट से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद हमें दिखाई देता है। क्यों? देखो, जब सन होराइजन के नीचे है, ये होराइजन है, ठीक है, जब सन होराइजन से नीचे है तो मॉर्निंग में क्या होगा? जो रे है लाइट की सन से होराइजन में, जो होराइजन से नीचे है तो हमारे आई तक पहुंचने में वो रिफ्रैक्शन को फेस करेंगे, और क्योंकि सन हमें कब दिखाई देगा? ये होराइजन में पहुंचेगा तब दिखाई देगा, तो वो 2 मिनट डिले हो जाता है। लेकिन सनसेट के टाइम पे वो अबव होराइजन है, वो होराइजन से ऊपर है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें दिखाई कब तक देता है? 2 मिनट लेट तक। देखो सिंपल सी बात है, ये पोजीशन है सन की, ठीक है, ये मान लीजिए ये पॉइंट होराइजन है। अब यहाँ पे है चीज,
और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में रिफ्लेक्शन होके पहुंचेगी तो टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी, तो एग्जैक्ट होने से 2 मिनट पहले एडवांस सनराइज हो जाता है, और एग्जैक्ट सनसेट होने के भी 2 मिनट बाद डिलेड सनसेट हमें दिखाई देता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बात होगी, एक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, या आपने देखा होगा आपके घरों में एक रूम है, उसमें एक छोटा सा होल है जिसमें से लाइट आ रही है, या आपने थिएटर्स में देखा होगा स्क्रीन आगे होती है, पीछे से लाइट आती है एक बीम की फॉर्म में, और उस बीम में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना। वो क्यों होता है कि जो पार्टिकल की वजह से जो लाइट है वो रीडायरेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, पार्टिकल के साइज पे वो डिपेंड करेगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो प्रोसेस है कि जब लाइट बीम रीडायरेक्ट हो जाए डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑन इंटरेक्टिंग, ऑन स्ट्राइकिंग विद मीडियम पार्टिकल्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। कि जो मैंने एग्जांपल बताया, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स द रूम, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रूम बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीस पार्टिकल्स। ये दूसरा एग्जांपल है, एक डेंस फॉरेस्ट है, और जैसे ही सनलाइट आती है, कैनोपी जो जो अपर पोर्शन होता है लाइट डिफरेंट प्लांट्स का हाइट के बेसिस पे, उसको कैनोपी कहते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर को कैनोपी कहा जाता है, ठीक है ना। कैनोपी ये होती है, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज कैनोपी, ठीक है। तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्कैटर करती हैं लाइट। दोबारा से जो कलर है स्कैटर्ड लाइट का किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को, रेड एटसेट्रा, ठीक है ना। अगर साइज बहुत बड़ा हो तो स्कैटर लाइट कैसी अपीयर होगी, व्हाइट, स्कैटर लाइट अपीयर्स व्हाइट। दूसरा एग्जांपल, कि जो कलर है स्काई का वो ब्लू ही क्यों है, ब्लू तो पानी होता है, ब्लू पानी, पानी एक इस तरह का कोई सॉन्ग है ना। जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरे पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, उसका जो साइज है वो स्मॉलर है देन अ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं टू स्कैटर्ड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट कौन सी है, ब्लू, ब्लू कलर की लाइट क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ की है, लैम्डा से लिखते हैं ना वेवलेंथ को, ठीक है। रेड जो लाइट है वो लॉन्गर वेवलेंथ की है, तो शॉर्टर वेवलेंथ की ज्यादा स्कैटर होगी, इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। तो स्कैटर होके वो लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है। अगर मान लो अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता, डार्क दिखाई देता, कैसा दिखाई देता, डार्क, ठीक। ये है, ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये सन की लाइट है जिसमें 7 कलर्स हैं विबग्योर वाले। अब ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ जो है ज्यादा स्कैटर्ड होगी, स्कैटर मोर, और स्कैटर्ड लाइट एंटर्स आर आइस एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपका चैप्टर था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आपका कोई भी डाउट है तो आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछना है, फटाफट से कमेंट में पूछना है, ठीक है ना बेटा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से क्या कर देना है, जल्दी से क्या कर देना है, यस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक लाइक कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, और जिसको भी आपको लगता है आपको शेयर करना चाहिए। तो हमारे हाफ ईयरली रिवीजन सीरीज में, हाफ ईयरली रिवीजन में अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 20 डेज की सीरीज में मैंने बताया था। तो हम केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड एसिड बेसिस सॉल्ट्स, वन शॉट उनका देख चुके हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर लिया हमने, और आज हमने डिस्कस कर लिया आई थ्योरी, हमने डिस्कस कर ली दोनों चैप्टर्स की। अब मेनली पार्ट बचा है हमारा बायो का, जिसमें लाइफ प्रोसेस और क्या डिस्कस करना है हमें, न्यूरल कंट्रोल, ठीक। तो जुड़े रहिए, कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।